Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. Or since we made the tryst with law, it's our duty to understand law. और इसमें एक सबसे बड़ी बात आज हम ये करते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो EBCDE ऑफ लॉयरिंग है। तो दोस्तों इसमें ये बात करते हैं कि ये जो टॉयलेट सोप्स होते हैं whether they fall under household soap या नहीं और नॉट। अच्छा, बिफोर यू आंसर लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट। इनफैक्ट आई थिंक आर्टिकल 275 कहता है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज सेव विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो लेजिस्लेचर ने जैसे स्टैट्यूट में लिखा होगा वैसे माना जाएगा। अगर कहीं भी टॉयलेट्स को उसने इंक्लूड किया है तो माना जाएगा, कहीं एक्सक्लूड एक्सप्लिसिटली किया तो नहीं माना जाएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेज अगर कहीं पे एक्सप्लिसिट नहीं है तब क्या। जैसे एक एग्जांपल जो इस केस में हम देखेंगे ओसवाल एग्रोनॉम्स लिमिटेड वर्सेस सीसी, ये 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एक सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट था 1944 का। उसमें सबसे पहले तो जो सेक्शन था वहाँ पे सोप को 3 तरह में क्लासीफाई किया था। पहला हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री, दूसरा टॉयलेट और तीसरा अदर सॉल्ट। अब 1964 में अमेंड हो जाता है और सिर्फ 2 ही क्लासेस बचते हैं, पहला हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री और दूसरा अदर सॉर्ट्स। अब क्वेश्चन ये था कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट टॉयलेट सोप्स कहाँ जाएंगे। अब आप देखिए कॉमन सेंस से आर्गुमेंट करते हैं। सबसे पहले उस कंपनी ने बोला कि देखिए पहले तो टॉयलेट सोप्स था, अलग अलग क्लास था, अब उसको लेजिस्लेचर ने हटा दिया। इसका मतलब लेजिस्लेचर ने ये सोचा होगा कि टॉयलेट सोप्स इज कवर्ड इवन इन अदर सॉर्ट्स। तो कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को रिबफ करता है। कोर्ट कहता है कि हम ऐसे नहीं देखते कि पहले क्या था अब क्या है, वी ओनली लुक एट द करेंट वर्ड ऑफ लेजिस्लेचर। और जो करंट जो स्टैट्यूट की जो है उसमें उसने 2 तरह की बातें की हैं और हम उसी के बेसिस पर मैं डिसीजन देंगे। और इसके लिए दिस इज सेम एज लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि कैटिना ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट मानता है। इनफैक्ट इस केस में मनमोहन दास वर्सेस दुष्यंत दास को रेफरेंस दिया कि इट्स द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इट विल बी ओवरलुक्ड ओनली व्हेन फॉलोइंग लिटरल रूल लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ एब्सर्डिटी। एक एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला जो केस है ADR में, उसमें एक मैंने अपने वीडियो में उसको रेफर भी किया है। वो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक जज में एक केस के रेफर हुआ टिन टॉप कर केस कुछ, जिसमें उसने 4 आर्ग्यूमेंट दिए थे। कब 4 चेक बॉक्सेस दिए थे किन केसेस पे वी ओवरलुक द लिटरल रूल। कमिंग बैक टू दिस केस, फिर दूसरा आर्गूमेंट दिया नॉसिटर ए सोशाई का। नॉसिटर ए सोशाई कहती है ये डॉक्ट्रिन कि अगर 2 वर्ड साथ साथ यूज़ हुए हैं जिसमें एक वर्ड जनरल है दूसरा वर्ड मोर स्पेसिफिक है, तो दिस जनरल वर्ड विल टेक द इट्स मीनिंग फ्रॉम द कलर एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल, अपने नेबरिंग से वो अपना कलर वो लेगा। यूजडम जनरस भी ऐसा ही होता है, बट नॉसिटर ए सोशाई इज अ बिट वाइडर और ये हमेशा 2 के कॉन्टेक्स्ट में होता है। यूजडम जनरस में तो एंड अदर एंड एनी अदर इस तरह की बातें फ्रेजेस लिखी होती हैं, जबकि यहाँ पे हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री, हाउस होल्ड इज अ बिट मोर जनरल, लॉन्ड्री इज अ बिट मोर स्पेसिफिक। तो ये आर्ग्यूमेंट था कि हाउस होल्ड का रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग लेंगे हम यहाँ पे, लॉन्ड्री वाले सोप्स आने चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि हाँ नॉसिटर सोसाइटी इज अ गुड डॉक्ट्रिन एंड वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट इन कैटिना ऑफ केसेस, लेकिन इट इज इसको हम ब्लाइंडली नहीं अप्लाई कर सकते। इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट और उसके अलावा कहाँ पे यूज़ होना चाहिए और कैसे यूज़ होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन यूज़ हुई है, डॉक्ट्रिन ऑफ अब कुछ डॉक्ट्रिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज़ करती है। ऑब्वियसली उसके भी यार मतलब वो भी अपने अच्छे चलवा लाती है। सबसे पहले उसने डॉक्ट्रिन यूज़ किया कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो का। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि स्पेशली इन टैक्सेशन स्टैट्यूट जो एग्जीक्यूटिव जो जिस कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है उसको प्रति कोर्ट बायस्ड होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेटल अलॉयज वाले केस में उसने कोर्ट ने कहा था कि ऑल्दो दिस माइट नॉट बी डिसाइसिव बट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग परसुएसिव वैल्यू। तो कोर्ट तो ये कह रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कि हम तो टॉयलेट सोप को अलग मानते हैं, हाउस होल्ड में नहीं ट्रीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं ट्रीट होना चाहिए। तो कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को भी बोला। कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो आर्गूमेंट डॉक्ट्रिन तभी इफेक्टिव होती है जब वो जो स्टैट्यूट की बात हो रही है वो बहुत पुराना हो। अच्छा, आप खुद सोचिए, ये तभी होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो में ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि लोगों को मालूम है कैसे इंटरप्रेट हो रहा है। इसके लिए द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज कि वो स्टैट्यूट पुराना होना चाहिए।
जबकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये तो अमेंडमेंट 1964 में ही आया है, और ये जो केस है 80s में ये एसएससी वाला ईयर है। तो कोर्ट ने बोला कि इट्स नॉट दैट रोड कि हम लगा सके, और इसके लिए कोर्ट ने कोई जेके स्पिनिंग का केस का रेफरेंस साइटेशन दिया था कि स्टैट्यूट पुराना होना चाहिए। अब एक और डॉक्ट्रिन यूज है, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटेज एंड ऑर्फनेज। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऐसी क्लासिफिकेशन होती है कि एक क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द अदर, तो इसके रेस्ट ऑफ द अदर लाइक ऑर्फनेज जो रेसिड्यूअली चीज़ है वो इसमें आ जाएगी। तो कोर्ट ये कहते हैं, और इसमें जनरली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि पेरेंटेज के तरफ थोड़े मतलब मोर लिबरल होते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि, और इनफैक्ट द अदर साइड ऑल्सो अग्री कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पेरेंटेज एंड ऑर्फनेज, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सब क्लासिफिकेशन कि टॉयलेट सोप किस क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए, क्या वो हाउस होल्ड एंड लॉन्ड्री में था या नहीं था। अब फाइनली कोर्ट अपना जजमेंट देती है, और फिर इट रिफर्स टू रामावतार बुधाई प्रसाद, जो हमने बीटल लीव्स वाले केस में देखा है कि पान का पत्ता इज इट वेजिटेबल और नो। तो कोर्ट कहता है कि जो स्टैट्यूट होते हैं, जो पीनल स्टैट्यूट होते हैं, तो पीनल स्टैट्यूट या टैक्सेशन स्टैट्यूट, उसमें उसके मीनिंग को देखने के लिए, वर्ड को देखने के लिए हम कॉमन पार्लेंस में समझना चाहते हैं। तो कॉमन पार्लेंस में जो टॉयलेट सोप है उसको हाउस होल्ड सोप ही माना जाता है। अगर आप खरीदने जाएंगे, कोई मॉल में जाते हैं, तो जहाँ हाउस होल्ड सोप हो तो उसके बगल में टॉयलेट सोप रखे रहते हैं। और वो लोग तो ऑब्वियसली डेटा माइनिंग वगैरह से जब देखते हैं तो हमारा जो अंडरलाइंग वो जो आदत है, जो हमारी अंडरलाइंग टेंडेंसी है, वो उन दोनों को साथ देखने की ही है, साथ कंसिडर करने की ही है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ मैं कि एक केस यहाँ पे एक और रेफर हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हमें इंटरप्रिटेशन में किसी चीज़ों की मदद लेनी है तो हम इफ़ इट इज़ एम्बिगुअस तो हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, उस समय प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या थे कि स्टैट्यूट पार्लियामेंट लेकर आई थी, उन चीज़ों को देख सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम ऑफ बिल के साथ अपेंड है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बिल, जैसे इस केस में द मेमोरेंडम फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस फाइनेंस बिल के साथ अटैच थी बट इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बिल, तो उसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बताया कि इन चीज़ों का हम जो हम आगे देखेंगे इंट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन, तो उसमें कोर्ट ने एक लाइन ड्रॉ की थी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।